हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एटॉमिक एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और साथ में हमारा फोकस रहेगा एटॉमिक रेडियस पर। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं और उन प्रॉपर्टीज को हम बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिविजुअल एटम अब इसमें कौन सी आ जाती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ एटॉमिक साइज की। तो एटॉमिक साइज बच्चों आप एक सिंगल एटम का दोगे ना, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी एक सिंगल एटम की प्रॉपर्टी है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टीज हैं और ये प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं किस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। दूसरा आ जाता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स। अब कुछ प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए बच्चों हमें एटम्स की ज़रूरत तो होती है, लेकिन ग्रुप्स में। जैसे मान लो मुझे मेल्टिंग पॉइंट मेजर करना है, तो मेल्टिंग पॉइंट में एक एटम का थोड़ा मेजर करूंगी, मुझे उसके लिए एटम्स का क्या चाहिए, ग्रुप चाहिए। इसी तरह से बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है, वॉल्यूम है। तो ये प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बच्चों वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर। क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होएगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होगा। अब हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक रेगुलर इंटरवल के बाद क्या हो जाता है, रिपीट हो जाता है। मतलब वी ऑब्जर्व्ड पीरियोडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रही हैं प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को भी रिपीट हो जाना चाहिए। तो इसलिए हम जो प्रॉपर्टीज हैं उनको क्या बोल देते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। मतलब ये प्रॉपर्टीज भी एक डेफिनेट इंटरवल के बाद क्या हो जाती हैं, रिपीट हो जाती हैं। तो क्या होंगी बच्चों पीरियोडिक प्रॉपर्टीज? आप सिंपल डेफिनेशन दोगे, द प्रॉपर्टीज विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन electronic configuration and there is a gradation, there is a change in properties when we move from left to right in a period or when we move from top to bottom in a group. For example बच्चों, अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी जो है लेफ्ट टू राइट जाते जाते क्या होता है, अगर हम यहाँ पर मेटल्स में एस ब्लॉक एलिमेंट से अगर हम मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स पी ब्लॉक एलिमेंट, तो रिएक्टिविटी फर्स्ट इट डिक्रीजेस अप टू मिडल एंड देन टुवर्ड्स एंड इट इंक्रीजेस। मतलब हमारे पास यहाँ पर ग्रुप 17 अगर आता है तो वहाँ पे क्या होगी, रिएक्टिविटी फिर से क्या हो जाती है, मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम ग्रुप में बात करें बच्चों तो क्या होगा, डाउन द ग्रुप। अगर हम मेटल्स की बात कर रहे हैं तो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन किस में, मेटल्स में, फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें, जैसे ग्रुप 17 है, तो यहाँ पे रिएक्टिविटी क्या होगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो ये तो थी ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टीज और इन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब इन
पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बच्चों आ जाएंगे हमारे पास, जैसे एटॉमिक साइज है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एटॉमिक साइज, जिसको हम एटॉमिक रेडियस भी बोलते हैं। अब बच्चों एटॉमिक रेडियस ही क्यों बोल रहे हैं, हमने एटॉमिक साइज क्यों नहीं बोला? एक्चुअली आपको पता है ना, हम एटम को क्या कंसीडर करते हैं? हम एटम को कंसीडर करते हैं कि इट इज स्फेरिकल, और अगर ये स्फेरिकल है तो स्फेयर का अगर हमने साइज बताना हो बच्चों, तो हम क्या एक्सप्रेस करते हैं? उसका रेडियस। तो इसलिए हम जो एटॉमिक साइज है उसको हम एटॉमिक रेडियस में एक्सप्रेस करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्या होगा? तो हमें पता है यहाँ पे सेंटर में एटम के क्या है? न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन शेल्स। तो जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस होता है ना, दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अप टू द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल कौन सा होगा? द आउटर मोस्ट शेल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। तो उस डिस्टेंस को हम क्या बोल देते हैं? एटॉमिक रेडियस। अब बच्चों ये जो डेफिनेशन हमने एटॉमिक रेडियस की बोली है, ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अगर हम लोअर क्लास में एटॉमिक रेडियस की ये वाली डेफिनेशन बोलते हैं तो सही होगी, लेकिन क्योंकि हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो इसका मतलब क्या हो गया कि एटॉमिक जो साइज है उसको हम अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अब वो तरीके कौन से होंगे? इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हम एग्जैक्ट साइज एटम का मेजर कर सकते हैं। तो एटम का एग्जैक्ट साइज हम मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ डिफिकल्टीज आती हैं बच्चों। कौन कौन सी? जैसे जो एटम है दैट इज एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटा है एटम, और उसको फिर आइसोलेट करना और फिर उसका साइज मेजर करना, ये एक बहुत डिफिकल्ट काम है। साथ में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है ना बच्चों, वो बहुत दूर तक भी बनी रहती है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस तक बनी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? एटम्स की शार्प बाउंड्रीज नहीं होती। अब बच्चों क्या होता है हमारे पास, मान लो यहाँ पर हमारे पास ये एक एटम है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है ना, उसको सपोज ये दूसरा कोई एटम है, ये क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करेगा। मतलब इसके इन्फ्लुएंस में ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के नज़दीक भी जा सकते हैं और इससे दूर भी जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेबरिंग एटम्स, सो वी कैन नॉट मेजर द एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम। अब हालांकि हमारे पास ये लिमिटेशंस आती हैं बच्चों साइज मेजर करने की, पर फिर भी हमें एटॉमिक साइज तो चाहिए। हमें कई सारी एटॉमिक प्रॉपर्टीज पढ़नी होती हैं जो कि साइज पर डिपेंड करती हैं, तो इसका मतलब एटॉमिक साइज तो हमें मेजर करना ही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा गया कि एटम का साइज तो मेजर किया गया, लेकिन वो किस एनवायरनमेंट में एटम प्रेजेंट है उसके बेस पर उसका साइज मेजर किया गया। और साइज मेजर करने के लिए बच्चों अलग अलग टेक्निक्स यूज की गई, जैसे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन एनालिसिस है, या हमारे पास बहुत सारे स्पेक्ट्रोस्कोपिकल मेथड हैं। इसमें हमारे पास IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आ जाती है। तो इन मेथड से हम साइज को मेजर कर सकते हैं। अब मैंने कहा ना कि एटम का साइज मेजर करने के लिए वो किस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उसको ध्यान में रखा गया, और इस बेस पर हम एटॉमिक साइज को कैटेगराइज कर देते हैं इनटू 3 बेसिक कैटेगरीज। अब कौन कौन सी होंगी वो? हमारे पास आ जाता है कोवेलेंट रेडियस, हमारे पास आ जाता है वैन डर वाल रेडियस, और हमारे पास आ जाता है मेटालिक रेडियस। तो बच्चों ये जो है ये डिफरेंट सिचुएशन है कि किस एनवायरनमेंट में
एटम प्रेजेंट है। अगर वो कोवलेंटली बॉन्डेड है तो हम उसका कोवलेंट रेडियस देंगे, अगर वहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है तो हम वैंडरवाल रेडियस देंगे, और अगर हमारे पास मेटल लैटिस है तो हम उसका मेटालिक रेडियस देंगे। तो बच्चों 1 बाय 1 ले लेते हैं इन्हें। सबसे पहले लेते हैं हम कोवलेंट रेडियस। अब क्या होगा ये कोवलेंट रेडियस? मान लो बच्चों मेरे पास यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड है। अब आपको पता है ना कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। मान लो यहाँ पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मैं लेती हूँ, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके, ये हाइड्रोजन एटम, सपोज एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है, तो ये दोनों क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और इस तरह से क्या बना लेंगे? कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे इन दो न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो हम डिस्टेंस लेंगे ना, इसको बोल देते हैं हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। और इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हम इसको ऐसे भी डी, अब क्योंकि लाइक एटम्स हैं तो मैं सपोज HA HB या सिंपल AA से रिप्रेजेंट कर देती हूँ बच्चों। लाइक एटम्स के लिए AA लिखा मैंने, HH जैसे है, तो ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई। अब इसका जो हाफ होगा, मान लो हाफ कितना होगा? इतना। तो हाफ ऑफ दिस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इज टर्म्ड एज कोवलेंट रेडियस। उसको हम कोवलेंट रेडियस बोल देते हैं। तो कैसे डिफाइन करोगे बच्चों आप कोवलेंट रेडियस क्या होता है? तो आपने बताना है इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का जो है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये आ जाती है हमारे पास 70, दिस डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 74 पिकोमीटर। तो मान लो हमने इसका क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो कैसे हम देंगे बच्चों इसको? कोवलेंट रेडियस क्या आ जाएगा? आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन AA। अब आप आगे जो है ना इसी डिस्टेंस को पढ़ोगे हम, और क्या बोल देते हैं इसको? बॉन्ड लेंथ भी बोलते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है इट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ A एटम प्लस रेडियस ऑफ अनदर A एटम। आइडेंटिकल एटम्स हैं ये दोनों, जैसे हाइड्रोजन लिया हुआ मैंने यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 2RA, या जो है ये डिस्टेंस कितनी आती है हमारे पास? 74। तो रेडियस ऑफ A कितना आ जाएगा? 74/2, 37 पिकोमीटर। तो हाइड्रोजन का जो रेडियस आ गया मेरे पास कितना आ गया? 37 पिकोमीटर। लेकिन कौन सा? कोवलेंट रेडियस। तो इस तरह से बच्चों हम कोवलेंट रेडियस निकाल लेते हैं। और जनरली कोवलेंट रेडियस दिया जाता है किसमें? नॉन मेटल्स में। एक बात और बच्चों, अभी तक तो यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन लाइक एटम्स थे। अब सपोज हमारे पास अनलाइक एटम्स आ जाते हैं, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन, सपोज अनलाइक एटम्स A और B है, तो दैट इज इक्वल टू सम ऑफ रेडियस ऑफ RA एंड RB, प्रोवाइडेड the difference in electronegativity should be very small or there should be no difference in electronegativity। कि अगर इन दो A और B एटम्स में क्या है? there is no difference in electronegativity। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चों? एक्चुअली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी होती है किसी भी एटम की कि वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करे? खींच ले। उसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन का बॉन्ड बताया ना मैंने, आपको पता है कैसे बना ये कोवलेंट बॉन्ड? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, इन अगर तो ये दोनों एटम सेम है तो दोनों इक्वल फोर्स से इस शेयर्ड एटम को अपनी तरफ खींचेंगे। लेकिन
अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज़्यादा रहेगा, तो उसको बोल देते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो हम इस तरह से जो एटॉमिक साइज है निकाल लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर इफ देयर इज लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मान लो ए और बी के डिस्टेंस हमने पता लगाया है, लेकिन ए और बी के बीच में क्या है, A and B atoms have large difference in electronegativity, तो क्या होगा, तो हम जो है इस तरह से रेडियस निकालते हैं बच्चों। आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है। इट इज रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी प्लस, सॉरी नॉट प्लस, इट इज माइनस 0.09 इंटू, यहाँ पे आप लिखोगे एक्स ए माइनस एक्स बी। अब ये एक्स ए और एक्स बी क्या है बच्चों, एक्चुअली एक्स ए रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एटम belonging to A element, XB represent electronegativity of B atom belonging to B element। तो ये तो था हमारे पास कोवेलेंट रेडियस। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे बच्चों वैन डर वाल रेडियस। अब ये जो वैन डर वाल रेडियस है इसका क्या मतलब हुआ। अब सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ये वैन डर वाल क्या चीज़ है। एक्चुअली ये तो साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन आया कैसे। अब हमने, आपको याद है जब हम सॉलिड स्टेट या स्टेट ऑफ मैटर पढ़ रहे थे तो हम वहाँ पे डिस्कस कर रहे थे इंटर पार्टिकल फोर्स या इंटर एटॉमिक या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो वो जो इंटर पार्टिकल इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दैट इज एक्चुअली वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या सिंपल जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको हम बोल देते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं बच्चों, दे आर वीक फोर्सेस। और अगर वीक फोर्सेस होते हैं तो इनमें क्या वीक फोर्सेस होंगे तो क्या समझे आप, वीक फोर्सेस होंगे तो आपके एटम्स या मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहेंगे, बहुत नज़दीक नहीं आएंगे। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में ओवरलैपिंग होगी थी ना ऑर्बिटल्स की, यहाँ पर ऐसी कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। अब मान लो हमारे पास क्लोरीन है बच्चों, क्लोरीन सिंपल एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैंने लिखी है। अब सपोज ये गैसियस स्टेट में है, अब गैसियस स्टेट में इसके बीच में बहुत वीक फोर्सेस हैं या फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इसके बीच में नेग्लिजिबल हैं, लेकिन जब हम इसको लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो अट्रैक्शन डेवलप होती है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में, और अगर सॉलिडिफाई कर दें तो क्या होगा, और अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। तो जब ये सॉलिड स्टेट में आ गए ना बच्चों, तो उस दौरान इन मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होगा, कोई ना कोई इंटरेक्शन आएगी, वीक इंटरेक्शन आएगी, और मॉलिक्यूल्स के साइज को जनरली हम फिर एक्सप्रेस कर देंगे, किस फॉर्म में हम उसे एक्सप्रेस करेंगे, वैन डर वाल रेडियस में। अब कैसे, मान लो जो है मेरे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन का ये है, सपोज ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है और ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल है मान लो। तो अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में क्लोरीन क्लोरीन तो बॉन्डेड हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ गए सॉलिड स्टेट में तो क्या होगा, यहाँ पे बच्चों इन दोनों एटम्स के, एडजेसेंट एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो इन नॉन बॉन्डेड जो एटम्स हैं इनका साइज अगर मैंने क्लोरीन मॉलिक्यूल का निकालना है तो ये जो एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स है बिलोंगिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, इनके बीच की डिस्टेंस क्या बोल दूंगी मैं, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उस इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का भी हाफ ले लेंगे हम, एंड दैट इज, उसको बोल देंगे हम, दैट इज नोन एज वैन डर वाल
रेडियस। ठीक है, आप क्या समझे कि कैसे डिफाइन करोगे आप इसको? हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू नॉन बॉन्डेड एटम्स, एडजेसेंट नॉन बॉन्डेड एटम्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड स्टेट। ये जरूर बताना है बच्चों आपने, सॉलिड स्टेट में मेजर करते हैं हम वैन डर वाल रेडियस। अब क्या होता है, कई बार ये तो मॉलिक्यूल्स की बात थी, अब ये जो वैन डर वाल रेडियस है ना हमारे पास क्लोरीन के केस में आ जाता है, ये आ जाता है लगभग हमारे पास 360 पिकोमीटर। तो अब हम इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो डिस्टेंस आई ना, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस 360 पिकोमीटर, हाफ कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 180 पिकोमीटर। तो ये आ गया हमारे पास वैन डर वाल रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब ये तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में था बच्चों। मान लो हमारे पास इनर्ट गैसेस आ जाती हैं। अब इनर्ट गैसेस ये क्या होती है? जो आपके ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स आते हैं ना, उनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं हम। वो किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, वो क्या करते हैं, आइसोलेटेड फॉर्म में रहते हैं। अब मान लो मुझे उनका साइज बताना है, सपोज मुझे हीलियम का ही साइज बताना है, तो हीलियम तो बॉन्ड ही नहीं बनाता, ये कैसा रहता है, आइसोलेटेड फॉर्म में। तो आइसोलेटेड फॉर्म में अगर हीलियम है तो सपोज ये हीलियम का एक एटम है, ये हीलियम का दूसरा एटम है, तो आइसोलेटेड फॉर्म में है, तो इनका भी ये डिस्टेंस क्या हो गई, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और इसका हाफ जो है, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देंगे, वैन डर वाल रेडियस। ये डिस्टेंस है और ये हाफ ऑफ, ये आ गया हमारे पास वैन डर वाल रेडियस। या कई बार इनर्ट गैस, हम इनर्ट गैसेस में इनको बोल देते हैं इनर्ट गैस रेडियस। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे हम मेटालिक रेडियस की। अब आपने एक और बात याद रखनी है बच्चों कि ये जो वैन डर वाल रेडियस है ये भी हम नॉन मेटल्स के केस में देते हैं। मेटालिक रेडियस डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास जो मेटल्स हैं, आपको पता है मेटल्स एक डेफिनेट पैटर्न में क्रिस्टलाइज होते हैं जिसको हम मेटल लैटिस बोल देते हैं। अब इस जो मेटल लैटिस में क्या है, हमारे पास मेटल आयंस हैं। अब मेटल आयंस कैसे आए बच्चों, इसके लिए हमें पहले बात करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन सी मॉडल की। अब ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या है, एक्चुअली मेटल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया है ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। और इस इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में क्या कहा गया बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास जो दो चीजें मेटल लैटिस में होंगी, और वो कौन सी चीज होंगी, वन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल एंड द अदर वन इज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जो है कर्नल किसे बोलेंगे, कर्नल इंक्लूड्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आ जाता है, प्लस ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और मोबाइल इलेक्ट्रॉन ये आ जाता है हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि these positively charged new kernels, positively charged kernels are immersed in the sea of mobile electron। अब हम कैसे इसको शो कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सोडियम का बना रही हूँ मैं ये, तो इस तरह से मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल ये आ गया हमारे पास। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल these kernels are immersed into the sea of these mobile electrons, that's why electron C model। अब यहाँ पर बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, सपोज हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो दिस इलेक्ट्रॉन इज साइमल्टेनियसली अट्रैक्टेड बाय दिस कर्नल एज वेल एज दिस कर्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक बार में जो है इसके सराउंडिंग में जितने कर्नल्स हैं उनसे अट्रैक्टेड है ये, और इस तरह का जो बॉन्ड आएगा ना उसको हम बोल देते हैं क्या, मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड क्या होगा, साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी पॉजिटिवली चार्ज कर्नल एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। और मेटालिक बॉन्ड
तो ये तो मेटालिक बॉन्ड आ गया। मेटालिक बॉन्ड से अब हम निकाल लेते हैं क्या, मेटालिक रेडियस। अब क्या होगा मेटालिक रेडियस, मान लो हमारे पास मेटल लैटिस के अंदर ये एडजेसेंट मेटल आयंस हैं, ठीक है ना। अब ये जो एडजेसेंट मेटल्स आयंस हैं इनके बीच की ये डिस्टेंस हो गई क्या, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ जो है दैट इज मेटालिक रेडियस। तो ये आर मेटालिक हो गया। तो बच्चों कैसे डिफाइन करोगे आप मेटालिक रेडियस को, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस between the adjacent metal ions in a metal lattice। तो ये तो था आपका मेटालिक रेडियस। आपने देखा कि किस तरह से हम साइज को एक्सप्रेस करते हैं डिपेंडिंग ऑन किस सिचुएशन में एटम है, कौन सी बॉन्डेड स्टेट में वो एटम है। तो अब अगर हम कंपेयर करते हैं ना बच्चों इन जो है रेडियस को, कंपैरिजन करते हैं, मान लो सपोज हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है, हमारे पास कोवेलेंट रेडियस है, हमारे पास वेंडरवॉल रेडियस है, और हमारे पास मेटालिक रेडियस है। तो कैसे कंपेयर करेंगे आप। अब आपने देखा मेटालिक जो रेडियस है उसमें साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू मेटल आयंस, जबकि वेंडरवॉल जो रेडियस है उसमें तो कोई बॉन्ड ही नहीं बना था, नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में वो डिस्टेंस थी। जब और कोवेलेंट रेडियस के अंदर आपने क्या देखा बच्चों, देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कोवेलेंट रेडियस है ना इन सब में क्या है, सबसे छोटा है। कोवेलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन मेटालिक रेडियस, और मेटालिक रेडियस जो है दैट इज स्मॉलर देन वेंडरवॉल रेडियस। तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया हमारे पास, वेंडरवॉल रेडियस, और सबसे छोटा हो गया कोवेलेंट रेडियस। तो ये तो था बच्चों साइज के बारे में, और हम वेरिएशन एटॉमिक साइज की अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप डिस्कस करेंगे, और साथ में डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियस भी, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।